गुड आफ्टरनून बच्चों। करें स्टार्ट। आज हमें चैप्टर नंबर 10 का क्या करना है, रिवीजन करना है। चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। कोई भी फॉर्म को रिवाइज करने से पहले सबसे पहले पता होना चाहिए, या मैं रिकॉल कराने की कोशिश करता हूँ आपको, कि मार्केट का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था। मार्केट का मीनिंग बच्चों दो सेंस में हमने पढ़ा था, एक ट्रेडिशनल मार्केट और एक मॉडर्न मार्केट। क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस करने का तरीका क्या हुआ है, चेंज हुआ है, तो डेफिनेशन में भी लाजमी क्या होना था, चेंज होना था। अगर ट्रेडिशनल डेफिनेशन की बात करें मार्केट की, तो ट्रेडिशनल सेंस में बोला जाता है कि मार्केट एक क्या होता है बच्चों, प्लेस होता है। मार्केट एक क्या होता है, जहाँ पे क्या होता है जहाँ पे बायर और सेलर इकट्ठा होते हैं क्या करने के लिए, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में क्या करते हो, एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज का। जबकि अगर हम बात करें मॉडर्न साइंस में, तो मार्केट बच्चों एक क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, जो अरेंजमेंट हेल्प करता है बाइंग एंड सेलिंग में। यानी कि मॉडर्न डेफिनेशन में मार्केट की कवरेज को एनहांस किया है, इसका स्कोप क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। अब मार्केट जस्ट एक प्लेस नहीं है, मार्केट एक अरेंजमेंट है, जिस अरेंजमेंट के थ्रू हम क्या कर पाए, मतलब अगर मैं सेलर हूं तो मैं सेल कर पाऊं, अगर आप बायर हो तो आप बाय कर पाओ, परचेज कर पाओ। ठीक है ना। तो उस वो अरेंजमेंट कैसे भी हो सकता है, वो इंटरनेट के थ्रू हो सकता है, वो कोई टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो सकती है, वो मेल के थ्रू हो सकता है। समझ में आ रही है बात। जैसे मैंने अगर एक आज के टाइम पे कॉमन अगर एक अरेंजमेंट की बात करूं, तो हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस इंटरनेट चाहिए आपको, तो एक अरेंजमेंट हो जाएगा। ये अरेंजमेंट आपकी किस में हेल्प कर रहा है, बाइंग एंड, है ना। तो आज आपको कहीं प्लेस पे जाने की जरूरत नहीं है, मार्केट आपकी पॉकेट में ही है। ठीक है ना। तो वैसा वो हमने देखा था। नेक्स्ट अभी आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ मार्केट पे, जो चैप्टर का नाम भी है। कंपटीशन कितना है, नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है, ठीक है ना, बायर कितने हैं, सेलर कितने हैं, वो कैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इसके बेसिस पे हम मार्केट को चार पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज perfect competition, and the second one is monopoly, and the third one is monopolistic competition, and the last one is oligopoly। शुरू करते हैं वन बाय वन। परफेक्ट कंपटीशन से। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती है बच्चों, जहाँ पे बहुत सारे कौन होते हैं, बायर होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं एक कमोडिटी के, और पूरी मार्केट के अंदर होमोजीनियस प्रोडक्ट बिक रहा होता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल प्रोडक्ट, यानी कि एक फार्म का जो प्रोड्यूस है वो दूसरी फार्म के कैसा है, क्लोज सब्स्टिट्यूट की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है, ये ऐसी मार्केट है। अगर बात करें इसके फीचर्स की और उनके इम्प्लीकेशन की, तो हमने इसकी एमटी देखी थी, एमटी के थ्रू ही कराता हूं मैं बीबी आपको। एसएचके की एंट्री ने डीपी ट्रांसपोर्ट कर दी। बोलो, एसएचके की एंट्री ने डीपी ट्रांसपोर्ट कर दी। एस स्टैंड फॉर स्मॉल, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी। छोटे 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 होते हैं, लेकिन बहुत सारे होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स एंड सेलर ऑफ अ कमोडिटी। पूरी मार्केट में खरीदार भी बहुत सारे हैं और बेचने वाले भी, सेलर भी बहुत सारे हैं। तो यानी कि जो एक बायर है, वो वो जो है ना, वो पूरी मार्केट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, बिकॉज वो मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा है, मार्केट डिमांड का एक छोटा सा हिस्सा है। लाइकवाइज जो सेलर है, वो पूरी मार्केट की सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, क्योंकि वो मार्केट सप्लाई का एक छोटा सा हिस्सा है। तो कुल मिला के ये है कि एक सिंगल बंदा, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, वो मार्केट के प्राइस को चेंज नहीं कर सकता। पूरे मार्केट के प्राइस को चेंज तो पूरी इंडस्ट्री करेगी, पूरी मार्केट करेगी। बात समझ में आ रही है। एक इंसान के पास तो लिमिटेड शेयर है, बहुत लिमिटेड है ना, बहुत नॉमिनल, बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी। तो पहला तो ये हो गया बच्चों। अच्छा, दूसरा है होमोजीनियस प्रोडक्ट। अगर मैं ऊपर वाले की बात करूं, हालांकि बहुत कॉमन स्टेटमेंट है, लेकिन फिर भी बोल देता हूं क्योंकि उधर लिखा है लास्ट वाले बुलेट में। परफेक्ट कंपटीशन में अपन लोग कितने भी क्वांटिटी बेच सकते हैं जो मार्केट में प्राइस चल रहा है, मतलब जो एग्जिस्टिंग प्राइस चल रहा है। दैट इज अंडर परफेक्ट कंपटीशन वी आर द प्राइस प्राइस टेकर और प्राइस मेकर। प्राइस टेकर,
है ना, वी आर नॉट द प्राइस मेकर अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो प्राइस स्टैब्लिश कौन करती है, फाइंड आउट कौन करती है, डिटरमाइन कौन करती है, मार्केट, पूरी इंडस्ट्री निकाल के देती है, ठीक है ना, पूरी जो मार्केट है वो निकाल के देगी। मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई के थ्रू नहीं, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के थ्रू क्या निकलेगा बच्चों, प्राइस निकलेगा। क्या निकलेगा, प्राइस निकलेगा। और जो प्राइस सेट होएगा उसी प्राइस को इंडिविजुअल फर्म क्या कर लेगी, अडॉप्ट कर लेगी, ठीक है। इस मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब वो शेप में, साइज में, कलर में, वेट में, और उसके जो फीचर है, उसका जो बेनिफिट है, उसका जो यूज केस है, वो सब बिल्कुल सेम है हर एक एस्पेक्ट में, प्राइस भी सेम है, ठीक है ना। यानी कि ये ऐसी मार्केट होती है जहां पे ऐसा प्रोडक्ट मिल रहा होता है जहां पे बायर अपनी क्या नहीं रख सकता, चॉइस नहीं रख सकता। यहाँ पे 0 डिग्री ऑफ क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। कहने का मतलब ये भी है कि एक फार्म का जो प्रोड्यूस है प्रोडक्ट है वो दूसरी फार्म का क्या होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे पूरी मार्केट में एक ही जैसा प्रोडक्ट बिक रहा होता है तो हम प्राइस को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हमने थोड़ा भी प्राइस में क्या किया ना, इंक्रीमेंट किया, थोड़ा भी अगर प्राइस में हमने क्या किया, इंक्रीमेंट किया, तो हमारे बायर्स किसी और के पास क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, वैसा रहता है, ठीक है ना। और इस मार्केट के अंदर हमें, क्योंकि होमोजेनियस प्रोडक्ट बिक रहा होता है पूरा, सबके पास एक ही जैसा प्रोडक्ट है, तो हमें कोई सेलिंग कॉस्ट भी खर्चने की कोई जरूरत नहीं है, हमें एडवर्टीजमेंट वगैरह कराने की जरूरत नहीं है। बिकॉज अदरवाइज होगा ये, एडवर्टीजमेंट तो हम कराएंगे, मजा कोई और ले जाएगा, क्योंकि पूरी मार्केट में एक ही प्रोडक्ट बिक रहा है। देखो आजकल अगर डव वाले क्या कराए, ऐड कराए, तो वो किसकी ऐड कराएंगे, अपने डव शैम्पू की कराएंगे। तो ऐसा तो नहीं है ना कि डव की ऐड कराएंगे तो सनसिल्क ज्यादा बिकेगा, डव बिकेगा। लेकिन इस मार्केट में तो प्रोडक्ट ही सबका एक जैसा है, ठीक है ना। अब अभी हम ऐड कराएंगे तो जरूरी कोई ना कि हमारा ही बिकेगा प्रोडक्ट, किसी का भी बिक सकता, तो इसमें सेलिंग कॉस्ट खर्चने की कोई जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज। एक ही तो प्रोडक्ट मिल रहा है पूरी मार्केट में, सेम ही उसका प्राइस है, तो बायर को भी और सेलर को भी ये पता है मार्केट में क्या बिकता है और किस प्राइस पर बिकता है। तो यहाँ पे क्या होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है। क्योंकि सबको परफेक्ट नॉलेज होती है तो इसका इम्प्लीकेशन ये होता है कि यहाँ पे कोई भी बंदा, कोई भी सेलर एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा सकता, है ना। मतलब जैसे कि हम आगे देखेंगे, अगले वाले पॉइंट में देखेंगे कि शॉर्ट रन में तो वो ले सकता है एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट भी, और शायद उसे क्या भी हो जाए, लॉस भी हो जाए और नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन लॉन्ग रन में तो क्या ही होने वाला है बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट ही वो कमाने वाला है। कैसे भैया, ये पूरी कहानी बताओ। तो ठीक है, परफेक्ट नॉलेज के साथ साथ बच्चों किस में आ जाओ, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट में आ जाओ। किस में आ जाओ, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। देखो क्योंकि इस मार्केट में बहुत सारे बायर होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं, सबका प्रोडक्ट एक जैसा है, तो किसी पे कोई रोक टोक नहीं होती। कोई भी कभी भी इंडस्ट्री को, मार्केट को क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है उसमें, और कभी भी उसको जब चाहे छोड़ सकता है। अच्छा, लोग एंटर कब करेंगे इस मार्केट में, यहाँ के प्रॉफिट की चमक को देखकर। किसको देखकर, जो एग्जिस्टिंग बंदे होंगे मार्केट में वो प्रॉफिट बना रहे होंगे, ठीक है ना। लेट सपोज वो शॉर्ट रन में क्या बना रहे हैं, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट बना रहे हैं। तो इनकी चमक को देख करके दूसरे लोग आएंगे, है ना। जब बहुत सारे लोग आएंगे तो मार्केट सप्लाई क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। क्या होगी, सारे बच्चों को पता है जब मार्केट सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो मार्केट का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो नॉर्मल पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा, नॉर्मल पे आ जाएगा, तो चमक खत्म हो गई। तो अब कुछ जो एग्जिस्टिंग लोग हैं मार्केट में वो क्या कर देंगे, मार्केट को छोड़ेंगे। मार्केट को क्या करेंगे, छोड़ेंगे, मतलब छोड़ के चले जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। शुरू में क्या हो रहा था, वो एंटर कर रहे थे, अब वो चमक खत्म हो गई तो छोड़ के जा रहे हैं। तो इसी के साथ साथ बच्चों यहाँ पे, क्योंकि ये प्रोसेस चलती रहेगी, लोग आएंगे, छोड़ के जाएंगे, आएंगे जाएंगे, तो लॉन्ग रन में तो आप केवल जस्ट क्या ही कमा पाओगे, नॉर्मल प्रॉफिट। शॉर्ट रन में आप एक्स्ट्रा नॉर्मल भी बना सकते हो, नॉर्मल तो है ही, और लॉस भी हो सकता है, ठीक है ना। हालांकि लॉस करने की कोई सेंस नहीं बैठती, उसका हमने एक टॉपिक भी देखा था, वो बाद में देखते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट भी मैंने कवर कर दिया, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है बच्चों, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। किसी से पूछने का नहीं है मेरे को, यहाँ पे जो मैं डिसीजन लूंगा वो अपने आप लूंगा। मेरे को कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है ना, और मेरे को जो मार्केट प्राइस चल रहा है उस पे मेरे को कितनी यूनिट सेल आउट करनी है, कितनी डिमांड आ रही है, ठीक है ना, आउटपुट कम करना है कि ज्यादा करना है, ये सारे डिसीजन मेरे खुद के होंगे, मैं किसी के बेसिस पे डिसीजन नहीं लूंगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई यहाँ पे। और
आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यहाँ पे फर्म क्या नहीं बनाती, कोई कार्टेल नहीं बनाती, कोई ट्रस्ट नहीं बनाती, बिकॉज सारे डिसीजन मैं खुद ही लूंगा, तो कोई भी कार्टेल और कोई भी ट्रस्ट यहाँ पे नहीं बनते। ठीक है, नेक्स्ट है परफेक्ट मोबिलिटी। यहाँ पे जो लेबर होती है वो परफेक्टली मोबाइल होती है। कैसी होती है? परफेक्टली मोबाइल। परफेक्टली मोबाइल कैसे रहेगी? अगर उन्हें हमारे यहाँ पे बराबर पैसे नहीं मिल रहे तो दूसरी फर्म को ज्वाइन कर लेंगे, दूसरी ऐसी इंडस्ट्री में जा सकते हैं जहाँ पे उन्हें बेस्ट एंड बेस्ट प्राइस मिलेगा, है ना। वो मूव क्यों कर जाएगी? बिकॉज यहाँ पे कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा। भाई एक ही प्रोडक्ट बिक रहा है, एक ही प्राइस पे बिक रहा है, तो लेबर की जो वेजेस है वो अलग अलग क्यों? मान लिया मैं ज्यादा दे रहा हूँ या कोई और कम दे रहा है, या कोई और क्या कर रहा है, ज्यादा दे रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, कम दे रहा हूँ, तो मेरी लेबर तो उधर जाएंगी ना जहाँ पे उन्हें बराबर से उनको पैसा मिल रहा होगा। तो यहाँ पे परफेक्ट मोबिलिटी होती है, यानी कि लेबर यहाँ पे क्या कर जाती है, मूव कर जाती है। और फाइनली बच्चों, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। यहाँ पे कोई भी बंदा एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट, जो सेलर होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वो एक्स्ट्रा कोई भी खर्च नहीं करता, है ना। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, एक ही प्रोडक्ट एक ही रेट पे बिक रहा है, तो हम कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करेंगे, वेदर वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो चाहे वो एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट हो, हम कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा करने वाले नहीं है। यस और नो? वापस से ये मैंने आपको इनके अंदर का कंटेंट क्या कराया, रिकॉल कराया। इनकी हेडिंग भी आपको याद है क्या? एसएचके की एंट्री ने डीपी ट्रांसपोर्ट कर दी। एसएचके की एंट्री ने डीपी ट्रांसपोर्ट कर दी। एस स्टैंड फॉर स्मॉल, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी। एच स्टैंड फॉर होमोजेनियस प्रोडक्ट। के स्टैंड फॉर नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज। एसएचके की एंट्री, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। एसएचके की एंट्री ने डीपी ट्रांसपोर्ट कर दी। डी स्टैंड फॉर डिसीजन मेकिंग, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। पी स्टैंड फॉर परफेक्ट मोबिलिटी, डीपी ट्रांसपोर्ट कर दी, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है बच्चों एक थोड़ा हाई फाई क्वेश्चन है। वो क्या है? सवाल ये है कि ऐसी कौन सी फैक्टर है, ऐसी कौन सी चीज है जो एक, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर जो सेलर है उसको, ऐसे कौन से फैक्टर है जो उसको प्राइस कम करने से रोक रहे हैं? मतलब ऐसी क्या चीज है जो उसे कह रही है भाई पागल हो गया क्या, प्राइस मत कम कर, है ना। तो ऐसे वो फैक्टर बताने हैं। तो बहुत सिंपल, बहुत आसान। एक तो ये है कि जब पूरी मार्केट में एक ही प्रोडक्ट बिक रहा है और एक ही प्राइस पे बिक रहा है, तो तुम्हें क्या खुजली है, तुम्हें क्या मस्ती है बिना फालतू में प्राइस कम करने की? ये कोई रेशनैलिटी का साइन नहीं है, आप समझदार नहीं हो। ये पूरी मार्केट में बिक रहा है ना, एक ही प्राइस पे प्रोडक्ट बिक रहा है, तो तुम्हें बिना फालतू में ज्यादा जबरदस्ती करके कम प्राइस पे क्या करने का, प्रोडक्ट को बेचने का, तो इसमें कोई सेंस नहीं है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, एक बात। दूसरी बात ये है, चलो ठीक है कर दिए तुमने, क्या क्या उखाड़ लीजिएगा, बताओ क्या उखाड़ लीजिएगा? बिकॉज आप आपकी औकात मत भूलिएगा, आप आपकी औकात मत भूलिएगा। आप मार्केट का एक इत्तू सा हिस्सा हो, छोटू सा हिस्सा हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम प्राइस कम कर दोगे तो पूरी मार्केट को क्या कर दोगे, आप अफेक्ट कर दोगे? ऐसा हो नहीं सकता। चलो एक बार मान भी लिया तुमने प्राइस कम कर दिए, प्राइस कम कर दिए तो लाजमी सी बात है कि प्राइस कम हुए तो डिमांड क्या होगी, ज्यादा होगी। तुम वो डिमांड को पूरा कर ही नहीं सकते, वो उतनी सप्लाई कर ही नहीं सकते। जितनी डिमांड राइज होगी ना मार्केट में, उतनी सप्लाई तुम कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? तुम मार्केट का इतना सा हिस्सा हो, छोटू सा हिस्सा हो, तुम मार्केट की सप्लाई को फुलफिल नहीं कर सकते। और जब कर नहीं सकते तो तुम्हारे प्राइस कम करने का फायदा हुआ क्या? तो तुम प्राइस कम करोगे ही। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये चीज इसमें यहाँ पे देख के चलनी है, हमने ये लिखा है कि एक तो प्राइस कम करने की कोई सेंस नहीं बैठती, वो जस्ट पूरी की पूरी क्या होगी, रेशनैलिटी वाला डिसीजन होगा आपका, मतलब कुल मिला के मूर्ख आप होंगे। ठीक है ना। और दूसरा, चलो कर भी दिए कम तो क्या ही उखाड़ लीजिएगा, जितना तुम्हारे पास है उतने माल बेचोगे, पूरी मार्केट की डिमांड को तो, पूरी मार्केट की चाहत को तो फिर भी पूरा नहीं कर पाओगे, तो क्या ही कर लोगे? अच्छा, कस्टमर जब तक आएगा तुम्हारे पास, जब तक पैसे कम है, ठीक है ना, हमेशा तुम कर नहीं पाओगे पूरी मार्केट की जो डिमांड है उसको तुम कर नहीं पाओगे। तो शॉर्ट रन में थोड़ा गेम खेल सकते हो तुम, जस्ट किसके लिए, ट्रैफिक लाने के लिए, ठीक है ना। बाकी लॉन्ग रन में चलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। तो प्राइस कम करने की कोई सेंस नहीं बैठती। और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर बच्चों जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसका मतलब होता है सेम प्राइस पे आप कितना भी क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, मोनोपोली की। मोनोपोली एक कैसी मार्केट होती है? ये एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे सिंगल कौन होता है, सिंगल सेलर होता है। कौन होता है? सिंगल सेलर होता है, और वो यूनिक प्रोडक्ट बेच रहा होता है। कैसा प्रोडक्ट बेच रहा होता है? यूनिक प्रोडक्ट बेच रहा होता है। जैसे इंडिया के अंदर रेलवे की क्या है, मोनोपोली है, द बल्क कैरियर। जितनी बड़ी क्वांटिटी में वो लोगों को या गुड्स को इधर से उधर लेके जाती है, उसका कोई दूसरा बाकी सब्स्टिट्यूट
नहीं है, हम है, बाकी सारे पानी कम है, वैसा। फीचर्स ऑफ मोनोपोली क्या होते हैं बच्चों? रो पीडीएस रो, बिकॉज ये जो मोनोपोलिस्ट होता है ना, मोनोपोलिस्ट ये रुलाता है कस्टमर को। क्या करता है कि रुलाता है? बिकॉज ही इज द प्राइस मेकर नॉट अ प्राइस टेकर, है ना। वो प्राइस चार्ज करता है जो वो चाहेगा। तो रो पीडीएस रो, ऐसा समझो पीडीएस किसका नाम है? कस्टमर का नाम है। किसका नाम है? तो रो पीडीएस रो। आर स्टैंड फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। यहाँ पे नई फर्म की एंट्री पे क्या रहती है? रेस्ट्रिक्शन रहती है, ठीक है ना। क्यों रहती है? बिकॉज इसका यूनिक प्रोडक्ट है ना, तो इसने क्यों है यूनिक प्रोडक्ट इसका? क्योंकि जो इसका प्रोडक्ट है, एक तो वो सिंगल है, बिल्कुल यूनिक है, और दूसरी बात ये है कि जिसका यूनिक प्रोडक्ट है, इसने उसको क्या करके रखा हुआ? प्रोटेक्ट करके रखा हुआ। किसके थ्रू? पेटेंट के थ्रू, कॉपीराइट के थ्रू। तो कोई भी बंदा आकर के वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता। तो दैट्स व्हाई रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म रहती है। ओ स्टैंड फॉर वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। बेचने वाला ये इकला होता है, बाकी खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रो पीडीएस, पी फॉर प्राइस, फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस। इसका प्राइस के ऊपर फुल कंट्रोल रहता है, बिकॉज भाई सिंगल बंदा है और प्रोडक्ट भी इसका यूनिक है, तो जो इसकी मर्जी आए वो चार्ज करेगा। हालांकि फिर भी हम पढ़ के आए थे पहले, लेकिन अगर इसको ज्यादा बेचना है, क्या करना है? ज्यादा बेचना है तो इसको प्राइस कम करने पड़ते हैं, तो वो चीज है। नेक्स्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन। बोले तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब ये प्राइस को लेकर के क्या भी कर सकता है? भेदभाव भी कर सकता है। कैसे? वो बोला अरे साहब यार बहुत दिक्कत है यार, है ना, थोड़ा रहम खाओ ना हमारे ऊपर, कि हमारा तो ऐसा थोड़ा सोच के चलो हमारे बारे में। तो कहता है जा जी ले अपनी जिंदगी, कोई बात नहीं, जा मार्केट रेट से भी कम पे भी दिया। मतलब अगर कोई कंपटीशन भी होता ना मार्केट में, तो इस प्राइस पे वो भी नहीं देगा। अच्छा, एक ज्यादा अकड़ दिखा रहा है कस्टमर, है ना, तो उसको डबल प्राइस चार्ज करे। 1.5 टाइम्स क्या किए? चार्ज किए। 1.25 टाइम्स क्या किए? चार्ज किए। बात समझ में आ रही है? तो किसी से कुछ प्राइस चार्ज करेगा, किसी से कुछ प्राइस चार्ज कर सकता है, बिकॉज ही इज अ प्राइस मेकर, ठीक है ना, नॉट अ प्राइस टेकर। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे रहता है। और फाइनली बच्चों, एस स्टैंड फॉर सब्सटीट्यूट, नो क्लोज सब्सटीट्यूट। इस मार्केट में दूर दूर तक भी हमारे जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। जो हम दे रहे हैं आपको प्रोडक्ट, वो बस हम ही दे रहे हैं, और कोई प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं दे रहा है। तो नो क्लोज सब्सटीट्यूट, ठीक है ना। दूर दूर तक भी कोई क्लोज परफेक्ट तो छोड़ ही दो बात, परफेक्ट तो भूल जाओ, क्लोज भी नहीं, कोई आसपास भी नहीं है। समझा क्या? तो रो पीडीएस रो, अगेन रो पीडीएस है हमारा, तो यहाँ पे एक रो एक्स्ट्रा है, उसको कुछ नहीं है, वो स्टेटमेंट बनाने के लिए। आर स्टैंड फॉर restriction on the entry of new firm. O stand for one seller and large number of buyer. P stand for price discrimination. D stand for, sorry, P stand for price, full control over price. D stand for, हाँ बोलो, discrimination, price discrimination. And S stand for substitute, no clause substitute. ठीक है। अच्छा, नोट में लिखा है कि वैसे तो इसका फुल कंट्रोल रहता है प्राइस के ऊपर, मोनोपोलिस्ट का, लेकिन फुल कंट्रोल होने का मतलब ये नहीं है कि जो मनमानी आए वो चार्ज करेगा। अगर इसको ज्यादा बेचना है तो प्राइस इसको क्या करने पड़ेंगे? काम करने पड़ेंगे। तो इसी चीज की वजह से यहाँ पे जो डिमांड कर्व होता है किसका? मोनोपोलिस्ट का, वो डाउनवर्ड स्लोप हो जाता है। डाउनवर्ड स्लोप का मतलब है कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड कम होएगी, और प्राइस अगर कम होएंगे तो डिमांड ज्यादा होगी। फिर नेक्स्ट सवाल है बच्चों, हाउ डज अ मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर अराइज। मोनोपोली अगर आपको बनानी हो तो कैसे बनेगी मोनोपोली? तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहला, आप क्या ले लो? गवर्नमेंट से लाइसेंस ले लो। जब आपको किसी काम को करने की परमिशन मिल जाएगी, और वो परमिशन आपको मिली है, तो बाकी दूसरा तो नहीं कर सकता ना वो काम, तो आपकी क्या हो जाएगी? मोनोपोली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? या ऐसा हो जाए कि गवर्नमेंट क्या कर ले? कंट्रोल कर ले। गवर्नमेंट क्या कर ले? कंट्रोल, मतलब गवर्नमेंट खुद से ही कर रही है वो काम। जैसे गवर्नमेंट ने किसको कंट्रोल किया हुआ है? रेलवे को। तो रेलवे के ऊपर किसकी मोनोपोली है? गवर्नमेंट की। तो वैसा एक चीज हो गई। दूसरा, पेटेंट राइट्स। आपने कोई इनोवेशन किया है, कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की है, कोई प्रोडक्ट बनाया है, कोई आपने प्रोसेस क्या की है? डेवलप की है, और आपने उसका क्या ले लिया? पेटेंट ले लिया गवर्नमेंट से। क्या ले लिया? पेटेंट ले लिया, ठीक है ना। तो अब कोई थर्ड पार्टी विदाउट आपकी परमिशन के क्या नहीं कर सकती? उस टेक्नोलॉजी को, उस प्रोडक्ट को, उस इनोवेशन को क्या नहीं कर सकती? यूज
नहीं कर सकती, तो आपका होल सोल राइट हो गया, यस और नो। तो यहाँ पे आपकी क्या बन जाने वाली है बच्चों, मोनोपोली बन जाने वाली है। ये तो पेटेंट राइट्स है। बात करते हैं पेटेंट लाइफ की। पेटेंट लाइफ क्या होती है, जितने टाइम के लिए आपको क्या मिले, क्या अलॉट हुए, पेटेंट अलॉट हुए, उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, पेटेंट लाइफ बोलते हैं। नमन भैया उसके बाद अगर ये खत्म हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे अपन लोग, तो कोई बात नहीं, आप क्या करा लोगे, उसे रिन्यू करा लोगे, क्या करा लोगे, रिन्यू। और रिन्यू नहीं कराना चाहते हो तो फिर वो ओपन हो जाएगा पब्लिक के लिए, फिर कोई भी से कर सकता है उस काम को, ठीक है ना। नेक्स्ट है कार्टेल। क्या कर ले, कार्टेल। जब फर्म्स क्या कर लेती है, कलेक्टिवली ग्रुप डिसीजन मेकिंग करती है, एक टाइप की क्या बन जाती है यहाँ पे, आर्टिफिशियल मोनोपोली बन जाती है, जॉइंट मोनोपोली भी इसको आप बोल सकते हो। देखो तुम भी वही धंधा करते हो, तुम भी और मैं भी, ठीक है ना, अलग अलग कर रहे हैं लेकिन अब चारों इकट्ठा हो गए हैं, और डिसीजन जो लेते हैं वो मिल बांट के डिसीजन लेते हैं, सोच समझ के बैठ के कलेक्टिवली डिसीजन लेते हैं, देन फिर क्या करते हैं, मार्केट में ऑपरेट करते हैं। तो मोनोपोली ना होने के बावजूद भी ये किसका ही एहसास करा रही है, मोनोपोली का एहसास करा रही है। बिकॉज क्योंकि अब हम मिल गए, अब हम एक दूसरे के क्या करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं वो कलेक्टिवली लेते हैं, और देन ही उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, मार्केट में एक्ट करते हैं। तो भले ही हम यहाँ पे वन से सेलर ना हो, मोर देन वन सेलर हो, लेकिन ये फिर भी किसका केस हो जाएगा, जॉइंट मोनोपोली का केस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कार्टेल अगर बना लेते तो मोनोपोली हो जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों, कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल या कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है ना। अगर आपका रॉ मटेरियल के ऊपर कंट्रोल है आपका, या आपका कोई प्रोडक्ट के ऊपर कंट्रोल है, तो आपकी मोनोपोली बन जाएगी। इस केस में भी हमने एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, एयरबस और बोइंग, इनकी मोनोपोली है। 100 लैपटॉप बनते हैं तो 92 में क्या डलती है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है, विंडो डलती है ना। एयरबस और बोइंग भी क्या करते हैं, अपने अपने फील्ड के क्या है, मतलब अपने एक ही फील्ड है, जितने भी एयरक्राफ्ट वगैरह तो उनके कंपोनेंट के सप्लायर है, तो उनकी डोमिनेंसी है, क्या है, डोमिनेंसी है, तो एक टाइप की मोनोपोली है, ठीक है। तो ये चीज है बच्चों। चार हमने यहाँ पे क्या देखे, फैक्टर देखे जिनसे हमारी क्या बन जाती है, चार ऐसे पॉइंटर्स देखे जिनसे हमारी मोनोपोली बन जाती है। पहला सक्षम, पहला गवर्नमेंट, लाइसेंसिंग और कंट्रोल, दूसरा पेटेंट राइट्स, तीसरा कार्टेल्स, और चौथा कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट वगैरह, ऐसा बोल सकते हो आप। ये क्या होते हैं, एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन क्या होते हैं, ये ऐसे लॉ होते हैं जो सरकार बनाती है, जो क्या बनने से, जो ट्रस्ट बनने से रोकते हैं, ट्रस्ट को बनने से रोकते हैं। ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट जो बड़ी बड़ी फर्म्स क्या कर लेती है, कार्टेल बना लेती है ना, बड़ी बड़ी फर्म्स, उनको बोलते हैं ट्रस्ट। क्या बोल लेते हैं, ट्रस्ट। तो गवर्नमेंट ऐसे लॉ बनाती है हमारे देश के अंदर जिनसे ट्रस्ट ना बने, ट्रस्ट बनने ना दे। कौन से ट्रस्ट, वो भरोसे वाला ट्रस्ट नहीं है, कभी भरोसे वाला ट्रस्ट सोचो। ट्रस्ट होते हैं यहाँ पे कि जब बड़ी बड़ी फर्म्स आपस में मिलकर के कलेक्टिवली डिसीजन, कार्टेल तो छोटी छोटी फर्म्स करती है, बड़ी बड़ी फर्म्स क्या बनाती है, ट्रस्ट बनाती है, ठीक है ना। तो ट्रस्ट बनने ना दे, जैसे माना सुबह होने ना दे, ऐसा ट्रस्ट बनने ना दे, ठीक है ना, ट्रस्ट बनने ना दे। तो ऐसे कुछ कानून भारत में प्रिवेल करते हैं, भारत के अंदर ऐसे कानून हैं जो ट्रस्ट बनने से रोकते हैं। मतलब ट्रस्ट बनेंगे तो कौन पिक्चर में आ जाएगी, मोनोपोली, कौन आ जाएगी पिक्चर में, भाई मोनोपोली हो जाएगी। सरकार ऐसे कानून बनाती है भारत के अंदर ताकि मोनोपोली ना बने। ऐसा क्यों करती है, कंज्यूमर के फेवर की बात करती है सरकार, किसके फेवर की बात करती है, बिकॉज अगर मोनोपोली हो जाएगी तो सेलर क्या करेगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस चालू कर देगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जैसी प्रैक्टिस चालू हो जाएगी, है ना। प्राइस मेकर होने का वो नाजायज फायदा उठा सकता है। तो सरकार चाहती है कि देश के अंदर हेल्दी कंपटीशन रहे, हर एक एस्पेक्ट में मोनोपोली ना बने, इसलिए सरकार भारत में ऐसे कानून बनाती है जिनसे अपनी मोनोपोली ना बने, ठीक है ना। ऐसे कौन से एक्ट है, जैसे सरकार ने कंपटीशन एक्ट लेके आया, तो कंपटीशन एक्ट 2002, है ना। आपका कौन सा लेके आया, एमआरटीपी एक्ट लेके आया, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। तो इस तरीके के कानून भारत में है जो मोनोपोली बनने से रोकते हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों करती है सरकार, एक टाइम पे तो सरकार क्या दे रही है, पेटेंट दे रही है, अपने आप को परमिशन दे रही है, पेटेंट दे रही है, दूसरी ओर ऐसे कानून बना रही है जहाँ पे मोनोपोली बने ना। ऐसा क्यों, हाँ, पेटेंट इसलिए देती है कि ताकि जो बंदा इनोवेशन कर रहा है वो डिस्करेज ना हो, वो एनकरेज हो। बात समझ में आ रही है, वो क्या करता रहे, बोलो ना, वो इनोवेशन करता रहे, है ना। और नाजायज फायदा लोग ना उठाए, उसको तो प्रोटेक्टिव राइट दे रही है, लेकिन बाकी लोग क्या करना करें, नाजायज फायदा ना उठाए, तो उसके लिए इस तरह के क्या बनाती है, एक्ट बनाती है।
ठीक है ना। तो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह होती रहे, अगला टॉपिक ये है वाई आर पेटेंट राइट्स ग्रांटेड। पेटेंट राइट क्यों दिए जाते हैं? एक तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एनकरेज करने के लिए और डिस्कवरीज और इनोवेशन को एनकरेज करने के लिए, तो इसलिए सरकार क्या देती है? पेटेंट देती है। दो मार्केट हमारी पूरी हो जाती है बच्चों। इसी के साथ साथ तीसरी मार्केट हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे बहुत सारे बायर होते हैं और बहुत सारे सेलर होते हैं, लेकिन हर एक सेलर का जो प्रोडक्ट होता है वो कुछ ना कुछ क्या होता है? अलग होता है। यानी कि मार्केट में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो अवेलेबल नहीं होता, लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है। जैसे मैंने आपको जो टूथपेस्ट है उसके एग्जांपल बताए थे, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, क्लोजअप, है ना, मैक्स फ्रेश, बबूल, और भी बाकी बहुत आते हैं मार्केट में, ठीक है ना। अच्छा, ऐसे रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री पूरी क्या है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में काम करती है ना। तो आपके फुटवियर हो गई, तो ये सब क्या है कि भाई जूते तो सबके पास मिलेंगे, लेकिन किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ आर्टिकल्स है डिजाइन है, किसी के पास कुछ आर्टिकल्स और डिजाइन है, ठीक है। अच्छा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होती है बच्चों एक हाइब्रिड मार्केट होती है। कैसी मार्केट होती है? हाइब्रिड क्यों होती है? हाइब्रिड वो मतलब एक कॉम्बिनेशन होती है दोनों का। किसका? ऊपर वाली दोनों का, परफेक्ट कंपटीशन का और मोनोपोली का। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कुछ ना कुछ अलग है यहाँ पे, तो हमारी मोनोपोली है। हाँ, क्योंकि प्रोडक्ट तो वही है ना जो सामने वाला भी बेच रहा है। मैं भी शर्ट बेच रहा हूँ, मैं भी जीन्स बेच रहा हूँ, वो भी शर्ट और जीन्स बेच रहा है। वो बात अलग है कि उसकी अलग है मेरी अलग है, लेकिन है तो शर्ट और जीन्स ही ना। क्योंकि उसकी देखो दो चीज होती है बच्चों, एक तो होता है ब्रांड, क्या होता है? ब्रांड नेम। एक होता है जेनरिक नेम, क्या है? जेनरिक नेम। मान लिया एक शर्ट है, शर्ट है ना, और एक शर्ट का ब्रांड है, या मतलब रेडीमेड गारमेंट्स का मेंस वियर का क्या है? एक ब्रांड है एलन सोली, ठीक है ना। अब तुम देखो, मान लिया कोई नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है, नॉन ब्रांडेड शर्ट है, तो वो भी शर्ट है, एलन सोली की भी क्या है? शर्ट है। तो ये तो कंपटीशन है। लेकिन भाई ये एलन सोली है, वो कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? तो एलन सोली है, वो कुछ भी नहीं है। तो ये चीज डिफरेंशिएट कर रही है। तो अब ये यहाँ पे हमारी एलन सोली की क्या हो गई? मोनोपोली हो गई। भाई एलन सोली है तो कोई ना किसी से भी कंपेयर करोगे तुम, ठीक है ना। भाई फिर देखो, ठीक है, एलन सोली को किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हो, अगला कह रहा है अबे है तो शर्ट ही ना, है तो शर्ट ही ना, कोई बात नहीं, नहीं पहनने के एलन सोली, है ना, बदन तो ढक जाएगा ना। तो क्या दिक्कत आ रही है? वो भी शर्ट है, ये भी शर्ट है। तो ये क्या है? ये कंपटीशन हो गया। तो इस मार्केट में क्या रहता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में दोनों के फीचर कंबाइन रहते हैं, कुछ उसके फीचर रहते हैं, कुछ इसके फीचर रहते हैं। दैट्स व्हाई इन दोनों मार्केट के कॉम्बिनेशन से क्या बनती है? तीसरी मार्केट बनती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है ना। यहाँ पे कई बार क्या लेके रखते हैं जो सेलर होते हैं? वो ट्रेडमार्क वगैरह लेके रखते हैं, तो उससे तो मोनोपोली पावर मिलती है। क्योंकि मार्केट में हमारे जैसे और भी प्रोडक्ट बना रहे हैं लोग, तो इस बात को लेकर के क्या रहता है? कंपटीशन रहता है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। क्योंकि यहाँ पे हमारी मोनोपोली भी है, कुछ हद तक मोनोपोली भी है हमारी। अब मार्केट में कंपटीशन भी है, तो बेटा फुल कंट्रोल नहीं रहता प्राइस के ऊपर, मतलब जो मर्जी आए वो नहीं कर सकते हम, लेकिन पार्शियल कंट्रोल होता है। क्या होता है? कुछ हद तक हम अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मनमानी नहीं चला सकते। किसके जैसा? मोनोपोलिस्ट के जैसा। बिकॉज वो तो भाई होलसेल है, उसके जैसा कोई दूजा है ही नहीं है। लेकिन इधर है कोई ना कोई, तो हम कंट्रोल तो करेंगे, प्राइस को कम ज्यादा तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी मनमानी नहीं चला सकते। थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जितना मर्जी आए उतना कुछ कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं होगा। इसके फीचर क्या है इस मार्केट में? एलडीपी की वजह से कंपटीशन फॉलो हो गया। बोलो, एलडीपी की वजह से पहली बात, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स एंड सेलर्स। ये बिल्कुल किसके जैसा है? परफेक्ट कंपटीशन के जैसा। इसमें कुछ बताने की बात नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा बोलूं तो बस वापस से वही बोलूंगा कि बहुत सारे बायर होते हैं और बहुत सारे सेलर होते हैं, ठीक है ना। और हर एक फर्म का एक लिमिटेड शेयर होता है। क्या होता है? ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा शेयर होता है, डोमिनेंसी होती है, बहुत लिमिटेड शेयर होता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। टी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मतलब हर एक फर्म का जो प्रोडक्ट होता है वो कुछ ना कुछ क्या होता है? अलग होता है। और अपने प्रोडक्ट को चाहे भले एक भी हो, चाहे भले एक भी हो, सुनो ना, देखो, एक तो ब्रांड वैल्यू होती है, यहाँ पे क्या होती है? और ट्रस्ट होता है, ठीक है ना, वही बिकता है। लेट सपोज एक, वही एलन सोली का एग्जांपल है, तो एलन सोली की शर्ट है, बाकी कोई एक दूसरा ब्रांड है जो एलन सोली के माफिक नहीं है, लेकिन भाई जिस फैक्ट्री से ना एलन सोली का बन के आ रहा है ना, उसी फैक्ट्री से वो बाकी दूसरा ब्रांड भी आ रहा है बन के। बस उस पे ब्रांड किसका छपा हुआ है?
एलन सोली का। लेट सपोज वो दूसरा किसका ले लो, पीटर इंग्लैंड ले लो, क्या ले लो, पीटर इंग्लैंड। फैब्रिक सेम है, ठीक है ना, सारी चीज सेम है, डिजाइन वगैरह भी मान लियो थोड़ा बहुत 19-20 का क्या है फर्क है, ठीक है ना, बाकी सारी चीजें क्या है अप टू द मार्क है, सेम है। लेकिन फिर भी लेट सपोज पीटर इंग्लैंड की शर्ट बिक रही है 2000 रुपए की, वही वाली शर्ट, और वही उसकी बिक रही है जो आपकी एलन सोली वो 5000 की बिक रही है, कितने की है, 5000 रुपए की बिक रही। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ने ब्रांड वैल्यू बनाई, क्या बनाई है, एलन सोली ने अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है, ट्रस्ट बनाया है, ठीक है ना। और बाकी क्या किया है, ये जो अलग से जो ब्रांड वैल्यू बनाई है ना, ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी हो सकती है, किसके थ्रू भी हो सकती है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी हो सकती है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया जाता है किसके थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्योंकि हमारा ना क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्ट कुछ ना कुछ अलग होता है, तो हम प्राइस को वापस से बोल रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फुल कंट्रोल पॉसिबल, तो हम सोचो आतंक मचा दोगे इस मार्केट में, नहीं मचा सकते, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना। और क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, वही वाली बात है, पहले भी हमने देखा है कि अगर आपको फिर भी ज्यादा बेचना है तो आपको क्या करने पड़ेंगे, प्राइस कम करने पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिख के चला है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, प्राइस कहीं ना कहीं प्राइस को लेकर के कंपटीशन होता है, तो फर्म चूहे बिल्ली का खेल नहीं खेलती यहाँ पे, और बोलती है कि नहीं प्राइस में कॉम्पीट नहीं करने का, बाकी हम उतने ही प्राइस में नॉन प्राइस कंपटीशन करते हैं, मतलब एड ऑन्स क्या दे रहे हैं हम, है ना, एड ऑन्स क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स क्या दे रहे हैं, तो कस्टमर उस चीज पे मर जाता है। तो एक्स्ट्रा चीजों को लेकर के कंपटीशन करते हैं कि जैसे हम बाय वन गेट वन फ्री दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, एक्स्ट्रा क्वांटिटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वाउचर दे रहे हैं, गिफ्ट वाउचर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कैशबैक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, अपने प्रोडक्ट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर डाल दिए, वो एडवर्टीजमेंट किससे करा है, तो इन चीजों को लेकर के क्या रहता है यहाँ पे कंपटीशन रहता है, ठीक है। तो ये चीज है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि जैसे अपने प्रोडक्ट को क्या कराना, एडवर्टीज कराना किसके थ्रू, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज के थ्रू। दूसरा, बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स है उन्हें क्या कराना, स्पॉन्सर कराना, मैच वगैरह क्या कराना, स्पॉन्सर कराना, या कोई भी सोशल या कल्चरल प्रोग्राम्स कराना किसी कॉलेज में, या फेस्ट वगैरह क्या करा देना, ऑर्गेनाइज करा देना। तो इस तरह की चीजें होती है, आफ्टर सेल सर्विस बेटर देना, ठीक है, तो वो चीजें। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ पे कोई भी आ सकता है और कोई भी जा सकता है, ठीक है ना, ऐसी कोई यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको यहाँ पे क्या क्या करा के रखती है फर्म्स, पेटेंट करा के रखती है, तो उनको नहीं आप प्रोड्यूस कर सकते। जैसे मैंने किसका एग्जांपल दिया था आपको, वुडलैंड का। वुडलैंड के कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो जिनके ऊपर क्या है, उनका कॉपीराइट है, ठीक है ना। तो एक टाइप से मतलब कॉपीराइट से इन द सेंस की पेटेंट है, ठीक है ना। हालांकि मैंने बताया आपको जो कॉपीराइट होता है वो कंटेंट पे होता है, तो उसके ऊपर उनके क्या है, कुछ पेटेंट है, उनके कुछ पेटेंटेड प्रोडक्ट है ना। जैसे कई बार अच्छा ऐसे भी बोलते हैं ना, तुमने नॉर्मल लैंग्वेज में तो सुना होगा, कोई सेलर ऐसे बोलता है भाई साहब पेटेंटेड प्रोडक्ट है ये, मतलब पेटेंटेड मतलब जेन्युइन प्रोडक्ट है ये, इसके ऊपर हमारा ऐसा हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारा राइट है, ऐसा प्रोडक्ट आपको कहीं दूसरा मिलेगा नहीं, जेन्युइन प्रोडक्ट है बिल्कुल एकदम ऐसा। तो कोई भी बंदा उसे क्या नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता। तो वैसे तो किसी आने के लिए जाने के लिए कोई मनाही नहीं होती इस मार्केट में, लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बिकॉज जो एग्जिस्टिंग फार्म है उसने उस पर क्या लेके रखा है, पेटेंट लेके रखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी, यहाँ पे लेबर जो होती है ना वो जल्दी से मूव नहीं करती। क्यों नहीं करती मूव, भाई वो अलग बना रहे हैं, हम अलग बना रहे हैं, वो ज्यादा पैसा दे रहा है, वो ज्यादा काम कराता है, हम कम काम करा रहे हैं वगैरह वगैरह ऐसा करके, हाँ तो चूरन दे देते तो वो भागता नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज, ये क्या है, यहाँ पे बायर तो छोड़ो, सेलर को भी क्या नहीं रहती पूरी नॉलेज, क्योंकि मार्केट में भाई लाखों करोड़ों प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है ना। रेडीमेड गारमेंट से तुम घुस जाओगे मार्केट में, इधर गांधीनगर जाओ दिल्ली में, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है रेडीमेड गारमेंट्स की, दिल्ली गांधीनगर। गांधीनगर में तुम जाओ तो भाई पागल हो जाओगे, पागल, इतनी वेराइटी इतनी वेराइटी इतनी वेराइटी, तुम्हें लगेगा कि इतने आर्टिकल्स इतने डिजाइन क्या क्या चीजें चल रही है, तुम्हें आदि क्या मतलब उसका 10% 5% भी नहीं पता होगा कि दुनिया में क्या क्या चलता है, क्या क्या डिजाइन चलते हैं, ठीक है ना। तो मैं ये बायर की बात नहीं कर रहा, सेलर की बात कर रहा हूँ। सेलर को बोलता तो अच्छा जिंदगी में ऐसे ऐसे डिजाइन भी चल रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं है कि ऐसे ऐसे फैब्रिक, एक से एक फैब्रिक, अलग अलग क्वालिटी, उनके डिजाइन, कलर, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे किस प्रोडक्ट की क्या वेराइटी है, क्या क्या उसमें आर्टिकल्स आते हैं, डिजाइन क्या है, उनका प्राइस क्या है, कब काम हुआ, कब ज्यादा हुआ, कब चेंज होंगे, भाई बहुत वास्ट मार्केट है, बहुत स्कोप ज्यादा है। तो
बायर तो छोड़ो, सेलर को भी यहाँ पे मार्केट में क्या नहीं रह सकती, फुल नॉलेज नहीं रह सकती। तो कह रहे लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। वापस से अगर थर्ड वाली मार्केट के फीचर्स को रैप अप करें तो एलडीपी की वजह से कंपटीशन फॉल हो गया। एल स्टैंड फॉर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है ना। एलडी, डी स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। एलडीपी, पी स्टैंड फॉर हाँ पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस, यही है ना, सॉरी नॉन प्राइस कंपटीशन, अच्छा वो उसके अंदर है नॉन प्राइस कंपटीशन। एलडीपी की वजह से कंपटीशन फॉल हो गया। एफ स्टैंड फॉर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फिर एल एल है, एल स्टैंड फॉर लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी एंड एल अगेन एल स्टैंड फॉर लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज। तो एलडीपी की वजह से कंपटीशन फॉल हो गया। लास्ट मार्केट है बच्चों ओलिगोपोली। ओलिगोपोली एक ऐसी मार्केट होती है जहां पे कुछ ही सेलर्स होते हैं, जहां पे कुछ ही सेलर्स होते हैं, लेकिन हर एक सेलर बहुत बड़ा सेलर होता है, उसके पास मार्केट का एक सिग्निफिकेंट शेयर होता है, उसकी डोमिनेंसी पोजीशन होती है मार्केट के अंदर, और बायर्स जो खरीदार होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। खरीदार कैसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हर एक सेलर का सिग्निफिकेंट शेयर होता है, और जो आउटपुट और जो प्राइस के डिसीजंस होते हैं वो एक फर्म दूसरी फर्म के बेसिस पे लेती है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है। क्या होती है, एक फर्म दूसरी फर्म के ऊपर डिपेंड करते हैं कि सामने वाला क्या डिसीजन लेगा, तो उसके हिसाब से हम क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ सेक्टर ओलिगोपोली के दिए इन्होंने, जैसे कि एविएशन इंडस्ट्री दिया है, यहाँ पे मीडिया इंडस्ट्री हो गई आपकी, फार्मा इंडस्ट्री हो गई, टेलीकॉम इंडस्ट्री एक्सेट्रा। यहाँ पे पूरा गला काट कॉम्पिटिशन, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है। और भी कुछ इसने एग्जाम्पल दिए ओलिगोपोली मार्केट के, जैसे कि कुछ ही क्या है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में वर्क करने वाले, है ना, प्रोडक्शन करने वाले कार के जो मैन्युफैक्चरर हैं वो कुछ ही है, जैसे टोयोटा, फोर्ड, जीएम, ऑडी, बीएमवी, वॉक्सवैगन, है ना, ये कुछ वेल नोन ब्रांड है, वेल नोन नेम है, ठीक है ना। सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी, मतलब वो उसमें देख लो आप सॉफ्ट ड्रिंक की इंडस्ट्री में तो कोका कोला और ये पेप्सी, ठीक है ना। इसके फीचर्स देखते हैं। फीचर्स है बिड, बीसीसी। बी स्टैंड फॉर बिग फार्म्स, स्मॉल नंबर ऑफ बिग फार्म्स, कम होती है लेकिन बड़ी बड़ी फार्म्स होती है, ऐसा उसने बोला। बिड, आई स्टैंड फॉर इंटरडिपेंडेंस, एक फर्म की डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर बड़ी होती है। कैसे होती है, क्योंकि कुछ ही फार्म्स होती है, गिनती चुनती के हाथ पे आप क्या कर दोगे, उनके नाम गिन दोगे। तो जो एक फर्म होती है उसके पास मार्केट का सिग्निफिकेंट शेयर होता है, तो एक का डिसीजन जो होता है ना वो दूसरे को इम्पैक्ट करता है, तो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पे प्राइस क्या रखना है, कितना प्रोडक्शन करना है, ये सामने वाली फर्म के डिसीजन को देख करके अपना डिसीजन लिया जाता है कि सामने वाला कैसे करेगा तो हम उसके अकॉर्डिंग कैसा करेंगे। मान ली सामने वाला क्या कर रहा है, प्राइस घटा रहा है, तो हमें भी क्या करने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे। वो नॉन प्राइस कंपटीशन में खेल रहा है तो हमें भी उसी में खेलना पड़ेगा। वो प्राइस बढ़ा रहा है तो हम कुछ नहीं करेंगे, तू ही मजा ले, हम नहीं बढ़ाएंगे प्राइस, ठीक है ना। तो वैसा, तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है। बिड, आई हो गया। अगेन डी स्टैंड फॉर डिफिकल्ट टू ट्रेस द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म। यहाँ पे फर्म का जो डिमांड कर्व है उसकी नेचर बताना, उसकी शेप बताना मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे पॉल स्वीजी ने बताया है कि किंग डिमांड कर्व होता है। कैसा होता है, मतलब आड़ा टेढ़ा होता है। कैसे, देखो इतना प्राइस है हमारा, इतना प्राइस है, हम क्या कर देंगे, प्राइस क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो देखो वो क्या हो रहा, फ्लैट कर्व हो रहा है, फ्लैटर, ऊपर वाला फ्लैटर कर्व है। तो क्वांटिटी जो डिमांडेड है उसमें चेंज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज हमने प्राइस क्या कर दिया, बढ़ा दिया। लेकिन अगर प्राइस कम करें हम, प्राइस अगर हम क्या करें, कम, तो देखो प्राइस मैंने कितना कम करके दिखाया, इधर से इधर इतना प्राइस कम किया, कायदे से तो बहुत ज्यादा क्या होना चाहिए था, मतलब जब हमने प्राइस कम कर दी तो क्वांटिटी जो डिमांडेड थी वो बहुत ज्यादा हो जानी चाहिए थी, लेकिन देखना कितनी सी बड़ी। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अगले ने हमारे से भी ज्यादा क्या कर दिए होंगे, प्राइस कम कर दिए होंगे, बिकॉज यहाँ पे डिपेंडेंसी होती है ना एक फर्म की दूसरे के ऊपर। तो वैसे तो डिमांड कर्व यहाँ पे बताया नहीं जा सकता कि हमारे डिमांड कर्व की शेप क्या होगी, फिर भी पॉल स्वीजी ने बताया कि किंग डिमांड कर्व होता है। किंग डिमांड कर्व कैसा होता है, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इस डिमांड कर्व का वो फ्लैटर होता है, नीचे वाला क्या होता है, स्टीपर होता है। ऊपर वाले पे इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, नीचे वाले पे इलास्टिसिटी कम होती है। ऊपर वाले पे इलास्टिसिटी ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि प्राइस ज्यादा करोगे तो क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा चेंज आ जाएगा उसके कंपैरिजन में, प्राइस के कंपैरिजन में। और अगर प्राइस तुम ज्यादा मतलब प्राइस क्या करोगे, कम करोगे, है ना, तो प्राइस के जितना कम करा ना आपने उससे बहुत कम किस में फर्क पड़ेगा, क्वांटिटी
डिमांडेड में फर्क पड़ेगा। तो नीचे में इलास्टिसिटी लेस देन 1 हो जाती है। देखो नीचे वाले केस में पीडी वाले पोर्शन में, ये वाला जो पोर्शन है पीडी, इसमें जो ईडी रहेगी वो कैसी रहेगी बच्चों, लेस देन 1। क्या रहेगी, लेस देन 1। और जो इधर है, इधर ये डीपी में इलास्टिसिटी कैसे रहने वाली है, ईडी ग्रेटर देन 1 रहने वाली है। कैसे रहने वाली है, बिकॉज ये कर्व इधर ऊपर फ्लैटर है, नीचे क्या है, स्टीपर है। सारे बच्चों को पता है कि फ्लैटर स्टीपर का फंडा क्या होता है, एक बार नहीं कई कई बार हम पढ़ते हैं। तो इसमें ये सारी चीज हो गई, ठीक है ना। बिड हो गया, और अब है हमारा बीसीसी। बी स्टैंड फॉर बैरियर, एंट्री बैरियर। अरे कोई ऐसे कोई ना मुंह उठा करके चलो ओलिगोपोली मार्केट, साले निकलना नहीं निकलना, यहाँ पे ओलिगोपोली मार्केट में आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत पैसा कोई लगता है भाई, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट लगती है। क्या लगती है, ऐसे नहीं घर से मुंह उठा के चलो चलो ओलिगोपोली मार्केट में काम करे, चल घर चल, नालायक, कान के चमाट मारेंगे कभी इधर से, ऐसे कोई ना होता है, ठीक है ना। एंट्री बैरियर, भाई बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज फर्म होती है, ह्यूज फर्म, मोटा पैसा लगता है, हर एक के बस की बात नहीं है। तो एंट्री बैरियर, आधे ऐसे ही चक्कर खा के गिर पड़ेंगे, इतना पैसा कहाँ से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, समझ में आ रही ना बात, नहीं होता तो एंट्री बैरियर रहती है, ठीक है ना। बिड बीसीसी, सी स्टैंड फॉर नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन, पता है यार, क्यों टॉम एंड जेरी खेल रहे हो, तुम प्राइस कम करोगे हम भी कर देंगे, तुम बढ़ाओगे हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। हाँ ये करना ऐसा, अरे नॉन प्राइस कंपटीशन में खेलो ना, ठीक है ना। एड ऑन फीचर दो, एडवर्टीजमेंट कराओ, है ना, ब्रांड वैल्यू बनाओ, कैसे तुम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हो, क्या कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हो, उन चीजों में खेलो। प्राइस को लेके क्या बच्चों जैसा चिंदी काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो वैसा नहीं करने का, इसमें वैसा होता है। नेक्स्ट है फाइनली सी, और सी स्टैंड फॉर कार्टेल। यहाँ पे बड़ी बड़ी फर्म्स मिलके क्या बना लेती है, कार्टेल। कार्टेल तो कहने की बात है, बड़ी फर्म्स जब बनाते हैं ट्रस्ट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं। तो वही वैसा, यानी कि कलेक्टिवली क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और डिसीजन इकट्ठा लेते हैं। तो यहाँ पे एक टाइप की क्या बन जाती है, ये भी समझो कि है तो ओलिगोपोली मार्केट, ओलिगोपोली को ही कार्टेल बना करके किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मोनोपोली में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। दो फर्म आपस में भी मर्ज हो जाती है, हीरो होंडा का एग्जांपल दिया था, मारुति सुजुकी का एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है ना। आज के टाइम पे तो सब अलग अलग है, लेकिन एक टाइम पे ये, हाँ क्या चीज, अच्छा हाँ, तो एक एग्जांपल ये भी हो सकता है। तो इस तरीके के, हाँ और भी कुछ एग्जांपल आ रहे हैं आपके मन में, नाइकी, अच्छा हाँ, तो ये दोनों का क्या रह सकता है, तो देखो मतलब ऐसे आपको दिखता है कि जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है ना, तो आपस में कार्टेल करके मार्केट को क्या कर लेती है, डोमिनेट कर लेते हैं। अलग अक्सर ऐसे यहाँ पे देखने मिलता है, कहने का मतलब ओलिगोपोली को किस में कन्वर्ट कर देते हैं लोग, मोनोपोली में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वैसा, ठीक है ना। अच्छा वापस से एक बार देखते हैं बिड बीसीसी के फीचर थे ओलिगोपोली के। बिड बीसीसी, बी स्टैंड फॉर, बोलो ना, बिग फार्म्स, हाँ तो स्मॉल नंबर ऑफ बिग फार्म्स, ये हो गया। आई स्टैंड फॉर इंटरडिपेंडेंस, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस, बी आई डी, डी फॉर डिफिकल्ट टू ट्रेस द डिमांड का, बिड बीसीसी, बी फॉर बैरियर, एंट्री बैरियर, सी स्टैंड फॉर कंपटीशन, नॉन प्राइस कंपटीशन, एंड सी स्टैंड फॉर अगेन कार्टेल, फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल। इसी के साथ साथ बच्चों हमारी चौथी मार्केट भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स देखने हैं, जैसे कि नोट में आप देखो तो ड्यूओपोली। ड्यूओपोली क्या होती है, एक स्पेशल फॉर्म की ओलिगोपोली होती है, जहाँ पे जस्ट कितनी फॉर्म्स होती है, दो फॉर्म्स होती है, और वो प्रोडक्ट भी कैसा बना रही होती है, होमोजीनियस बना रही होती है। कैसा बना रही होती है, जैसे पेप्सी और कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में इसका ड्यूओपोली का एग्जांपल है। एयरबस और बोइंग जो कमर्शियल जो लार्ज जेट एयरक्राफ्ट है, उनके जो कंपोनेंट सप्लायर है वो एयरबस और बोइंग है, तो ये ड्यूओपोली का एग्जांपल है। मास्टर कार्ड एंड वीजा जो पेमेंट वाले सेक्शन में है, तो उसके एग्जांपल ये, तो दो तीन एग्जांपल इसके ड्यूओपोली के, ठीक है ना। अच्छा अब एक लास्ट टॉपिक और बचता है बच्चों, टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली के कितने टाइप होते हैं, चार टाइप होते हैं। पहला प्योर ओलिगोपोली, जिसको क्या भी बोलते हैं, परफेक्ट ओलिगोपोली बोलते हैं। दूसरा इम्परफेक्ट या डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। तीसरा कोल्यूसिव ओलिगोपोली, और चौथी नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। ये होती क्या है नमन भैया, पहला प्योर और परफेक्ट ओलिगोपोली, ये ऐसी ओलिगोपोली होती है जहाँ पे जो फॉर्म्स होती है, अलग अलग जो फॉर्म्स होती है, वो कैसा प्रोडक्ट बना रही होती है, होमोजीनियस प्रोडक्ट बना रही होती है। कैसा बना रही होती है, होमोजीनियस। वैसे तो ये क्या है, काफी रेयर है, ये ऐसी ओलिगोपोली मिलना काफी रेयर है, लेकिन कुछ सेक्टर ऐसे है जहाँ पे ये ओलिगोपोली मिलती है, जैसे कि सीमेंट सेक्टर, ठीक है ना। भाई सब फर्म अलग अलग है,
सब अपना अपना प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन सबका प्रोडक्ट कैसा है, होमोजीनियस है। तो सीमेंट क्या है, पहले ही बताया मैंने, टेस्ट करके कोई ना देखेंगे ये अच्छा लग रहा है, पिंक वाले कट्टे का दे दो, ग्रीन वाले का दे दो, वो कहे भैया मेरे को तो ये अच्छा नहीं लग रहा, वो वाला दो ना उधर से उतार के, ठीक है ना, वैसा नहीं होगा। तो ये सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री और आपकी एल्यूमिनियम या केमिकल प्रोड्यूसिंग जो इंडस्ट्रीज है, ये सब किसकी पार्ट होती है, किसके एग्जाम्पल है, प्योर ओलिगोपोली का। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली। भाई अभी तो होमोजीनियस बना रहे थे, अभी ये अलग बना रहा है और मैं अलग बना रहा हूँ। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, भाई बना तो सब कार ही रहे है ना, लेकिन तुम्हारे कार के डिजाइन अलग है, हमारी कार के डिजाइन नमन भैया, फिर तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आ जाना चाहिए ना बेटा ना। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पिद्दी पिद्दी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ये है कौन, अब इनकी औकात तो देखो। हाँ ये बिग फार्म्स है, कुछ ही है और बिग फार्म्स है, दैट्स व्हाई ऐसी भूल मत करना कभी ऐसा बोलो कि अलग अलग बनाएंगे तो प्रोडक्ट तो उसमें आ जाने चाहिए, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ना ओलिगोपोली में आएंगे, बिकॉज कुछ ही फार्म्स है और बड़ी बड़ी फार्म्स है। तो ये जो फॉर्म्स होती है अलग अलग प्रोडक्ट बना रही होती है, डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली, दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली भी इसको बोलते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर या एंड्रॉइड और आईओएस इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है कोल्यूसिव, ठीक है ना, ये बोलते हैं मिल जाते हैं ना, क्या अलग अलग करना है, मिल जाते हैं ना, दोनों मिलके काम करते हैं, तो ये कोल्यूसिव ओलिगोपोली। हीरो होंडा और मारुति सुजुकी जहाँ पे क्या करते हैं, आपस में कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को, मतलब वही कार्टेल बन जाती है एक टाइप की, ठीक है ना। और लास्ट है नॉन कोल्यूसिव, औकात में रह के बात करने का, ठीक है ना, अपना काम उधर खुद कर, अपन लोग अपना काम करेंगे तो तुम लोग अपना काम करो, ठीक है ना। वो कह रहे अरे मिल जाते हैं ना, है ना, 1 और 1 11 हो जाते हैं, ओए 1 और 1 11, ठीक है ना, निकल ले, ठीक है ना, अपना काम कर, हम अपना काम करेंगे, नहीं करेंगे हम कॉल्यूट नहीं करेंगे, आपस में मिलेंगे नहीं, नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली। यहाँ पे क्या होता है, हम कॉम्पीट करेंगे, अरे दम है तो इधर मैदान में आना, उधर कॉम्पीट करेंगे, क्या डर डर गया क्या, डर लग रहा है क्या कि मिल जाते हैं, है ना, ऐसा बड़ी मछली से डर लग रहा है छोटी मछली को, करना आना मैदान में, उधर ही कॉम्पीट करते हैं, तो वैसा, ठीक है ना, जैसे कोक एंड पेप्सी और एंड्रॉइड एंड आईओएस। तो 4 तरह की ओलिगोपोली होती है बच्चों। अगर जस्ट अगले 5 मिनट से पहले पहले पूरे चैप्टर को खत्म करना चाहूँ तो इधर आप खत्म करा सकते हो क्या, बोल के सीधा, कुछ नहीं है। 4 तरह की मार्केट क्या होती है, मार्केट मॉडर्न सेंस में बोलो, मार्केट एक अरेंजमेंट होता है जो हेल्प करता है किसमें, बाइंग और सेलिंग में, बिल्कुल सिंपल। 4 तरह की फॉर्म्स होती है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली। अच्छा परफेक्ट कंपटीशन के वो बोल दो जल्दी से, फीचर्स की एमटी बोलो, एसएचके की एंट्री ने टीपी ट्रांसपोर्ट कर दी, वन बाय वन हेडिंग बोलो जल्दी से। एस स्टैंड फॉर स्मॉल बायर्स एंड सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी। एच स्टैंड फॉर होमोजेनियस प्रोडक्ट, के स्टैंड फॉर नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज, एसएचके की एंट्री, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, एसएचके की एंट्री ने डीपी ट्रांसपोर्ट कर दी। डी स्टैंड फॉर D stand for decision making, independent decision making. P stand for perfect mobility, DP ट्रांसपोर्ट कर दी, नो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बात समझ में आ रही है। बात करते हैं मोनोपोली की। मोनोपोली एक ऐसी मार्केट जहाँ पे सिंगल होता है और यूनिक प्रोडक्ट बेच रहा होता है। बोलो रो पीडीएस, रो बेटा रो, रो पीडीएस रो। R stand for restriction on the entry of new firm, O stand for one seller and large number of buyer, रो पीडीएस। P stand for प्राइस, हाँ फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। जी स्टैंड फॉर डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एस स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूट, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। अगर बात करें कि यहाँ पे मोनोपोली कैसे बनती है तो चार चार हेडिंग यहाँ पे है। फर्स्ट गवर्नमेंट लाइसेंसिंग या गवर्नमेंट कंट्रोल, दूसरा पेटेंट राइट्स, तीसरा कार्टेल्स, चौथा कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट वगैरह, ऐसा करके, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट आ जाता है कि इस पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पे दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसके फीचर बताओ जल्दी से। एलडीपी की वजह से कंपटीशन फॉल हो गया। एल स्टैंड फॉर large number of small buyers and sellers, LD stand for differentiated product, ठीक है ना। अच्छा LDP, P stand for price, नॉन प्राइस कंपटीशन। LDP की वजह से कंपटीशन फॉल हो गया। F stand for freedom of entry and exit, L stand for lack of perfect mobility and lack of perfect knowledge। ये खत्म हो गया। फाइनली ओलिगोपोली, यहाँ पे कुछ ही फॉर्म्स होती है और बड़ी बड़ी फॉर्म्स होती है। बोलो बिड, बीसीसी। बी स्टैंड फॉर बिग फार्म्स, स्मॉल नहीं सॉरी क्या था, स्मॉल नंबर ऑफ, सही बोल रहा हूँ, स्मॉल नंबर ऑफ बिग फार्म्स, बिड बीसीसी। बी आई स्टैंड फॉर
इंटरडिपेंडेंसी, हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, है ना। डी स्टैंड फॉर डिफिकल्ट टू ट्रेस द डिमांड कर्व, बिड बीसीसी, बी स्टैंड फॉर बैरियर एंट्री बैरियर, सी स्टैंड फॉर कंपटीशन नॉन प्राइस कंपटीशन, और लास्ट सी स्टैंड फॉर कार्टेल, फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल्स। और एक लास्ट टॉपिक है बच्चों, टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ओलिगोपोली। फर्स्ट वन इज प्योर और परफेक्ट, दूसरी इम्परफेक्ट और डिफरेंशिएटेड, तीसरी कॉल्यूसिव, एंड द लास्ट वन इज नॉन कॉल्यूसिव। इसी के साथ साथ बच्चों हमने रिवीजन का रिवीजन भी कर लिया, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों, चैप्टर हमारा पूरा हो गया। और कल से आपका क्या रहने वाला है, कल ऑफ रहेगा। कल क्या है, 17 है ना, 17, 18, 19 का संडे है, और 20 का भी आपका मंडे ऑफ है, ठीक है ना। 21 में आना है, हाँ ठीक है ना। 4 दिन मजे करो अभी, और उसके बाद नॉन स्टॉप बजाएंगे, तैयार रहना, फिर स्टैट्स वगैरह भी शुरू करेंगे, और लास्ट चैप्टर इसका करेंगे, इस महीने में हो जाएगी। 21 में कहीं जाना है, अच्छा कहाँ पे, तो तुम भी जाओगे, अच्छा हाँ, चलो ऐसा करेंगे ना, मैं उस दिन, चलो ठीक है मैं देखता हूँ, ठीक है ना। तुम्हें कब में ऑफ चाहिए, 21 में ऑफ चाहिए, चलो कर देंगे, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं, जब तुम हमारे लिए इतना कर रहे हो और डेली आ भी रहे हो तुम, ठीक है ना। तो फिर 22 में कह रहे हो ना आप आने के लिए, हाँ 21 में तो हम आ जाएंगे ना, 21 में, हाँ 21 का तुम ऑफ कह रहे हो, तो फिर 22 में बुलाते हैं, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।